नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। अक्सर इस देश में जब मोदी और मोदी के सिस्टम की चर्चा होती है, हम भी अगर चर्चा करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा, हम लोग कहते हैं कि देखो भाजपा में कितना अनुशासन है। मोदी और शाह एक बार जो बोल देते हैं तो इनका वचन ही शासन हो जाता है। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था, मेरा वचन ही शासन है, तो इनका वचन ही शासन हो जाता है। भाजपा में कोई विद्रोही आवाज नहीं निकलती है। और खासकर जब विपक्ष के भीतर के घमासान पर हम लोग चर्चा करते हैं तो ऐसी नसीहतें देते हैं। और मैं निजी तौर पर ओन करता हूं कि मैं कई बार ये बात बोलता हूं कि देखो भाजपा में मतलब बोलता नहीं, लेकिन आज अपने ही पुरानी बातों में कुछ करेक्शन का वक्त है, क्योंकि हम तो अविनाशी है नहीं, इंसान है। तो समय समय पर हमें आत्ममंथन और करेक्शन दोनों कर लेना चाहिए। दरअसल एक खबर कल से घूमनी शुरू हुई और उस खबर को देख करके फिर मैं थोड़ा मंथन के दौर में गया और तब मुझे इस दुनिया का एक और सिद्धांत समझने की आवश्यकता महसूस हुई। वो सिद्धांत है, जब अच्छा समय होता है तो अच्छे समय में कोई आवाज नहीं उठाता है, सब आपके सामने नतमस्तक होते हैं। और जैसे ही आपका बुरा समय शुरू होता है ना, घर में बच्चा भी गुर्राने लगता है। अपने ही पांव की जूती अपने ही सर पे आ जाती है, अपने पांव की जूती। इसीलिए जो ये अनुशासन वगैरह था, ये सब ढकोसला था, पाखंड था। और राम जी के दरबार में ही जितने पाखंडी हैं, ऐसा वहां पर कोप हुआ है राम जी का कि इनकी जूती इनके सर पे आएगी आएगी। अब यकीन होने लगा है। चंपत राय लगा कि चंपत राय को सेट कर लिया गया, मना उना करके फुसला के कि चलो चंपत राय की इस्तीफा हो गया। और उसके बाद वो गोविंद देवगिरी लाए हुए पुणे से इंपोर्टेड और लगा भगवा चोला है, बैठा देंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। पर्दे पीछे से कह देंगे चंपत जी आराम से बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। एक बात हमने कई बार कही है, चंपत राय आज से नहीं, 90 के दशक से अयोध्या में कमान संभाले हुए व्यक्ति हैं। जब परमहंस जी थे तब भी चंपत राय मौजूद थे, तब से सिंघल जी थे तब से चंपत राय हैं। चंपत राय ने कुछ भी चंपत कर दिया हो, चंपत राय को चंपत करने की कोई कोशिश करेगा तो चंपत राय बहुत बड़े राजदार हैं। और चंपत राय को अगर किसी तरह दिमाग पर बर्फ वरफ की सिकाई करके नहीं ठंडा किया गया तो फिर लंकम आग लगनी तय है, ये मान लो। रविंद्र पुरी ने अखाड़ा परिषद वाले ने कहा था ना कि कलयुग के हनुमान हैं चंपत राय, तो मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं। अगर कलयुग के हनुमान हैं तो जिस लंकम वो घूम रहे हैं उस लंकम आग लगा देंगे। एक चिट्ठी लिखी चंपत राय ने, एक चिट्ठी लिखी। कल चंपत राय के घर में लाइन लग गई। गोविंद गिरी ये 1 घंटा दरवाजा सिटकिनी अंदर से बाहर से बंद करके अंदर बैठा चंपत राय के साथ, मनाना कि किसी तरह चंपत राय जी दूसरी चिट्ठी मत लिखिएगा। सिर्फ एक चिट्ठी लिखी चंपत राय ने। एक चिट्ठी बाहर आते हड़कंप मच गया। मोदी एंड कंपनी, जिसमें आप भागवत को, जिसमें ट्रस्ट को, जिसमें नृपंदर से लेकर के और गोविंद देवगिरी तक, सबको आप ले सकते हो। एक चिट्ठी से ये डर के मारे कांपने लगे जो है पूरी मोदी एंड कंपनी। और आनंद फानन में मीटिंग शुरू हो गई, क्योंकि उसी चिट्ठी से चंपत राय ने नग्न करना शुरू कर दिया। मतलब आपस में ही कहते हैं झोंटा झोंटी हो गया, झगड़ा हो गया, तुम मेरा बाल खींचो मैं तुम्हारा, सबका बिग उतर जाएगा, आज सबका बिग उतर जाएगा। ये हालत पैदा हो। कर्नाटक वाली चिट्ठी कल हमने जिक्र किया था। कर्नाटक से एक चिट्ठी आ गई, उसने कहा हम सबूत दे देंगे। 100 एकड़ जमीन वहां से राम मंदिर का चंदा चुरा सब कर्नाटक और महाराष्ट्र में खरीदे हुए हैं। इसकी पड़ताल के लिए तो मैं भाव को भी कहूंगा थोड़ा वो भी एक्टिवली कर्नाटक से महाराष्ट्र करवाओ, क्योंकि उधर उनके बहुत जानकार लोग हैं। 100 एकड़ का वहां खेल पता चला।
1 घंटे की गुप्त मीटिंग हुई, और तो और एसआईटी चीफ, जो एसआईटी बनाई गई है ना, एसआईटी का चीफ भी फंस गया है। और दो तरफ से दो रिपोर्ट आई है, कैसे फंसा है अभी हम आपको दिखाते हैं। अब इस बीच एक रास्ता दिख रहा है संघ को कि फिर से जो संघी साधु हैं, जिसको संतोष दुबे ने कहा था दिहाड़ी साधु, इन दिहाड़ी साधुओं को इकट्ठा करके और फिर से लीपापोती करो। तो 500 साधुओं के साथ एक मीटिंग की तैयारी चल रही है। पूरी इस खबर को एक साथ जोड़ करके एक तंबू के नीचे जरा देखने के, एक छातक नीचे देखने की जरूरत है। भाव को ले आइएगा, लाइए जोड़िए। स्वागत है भाव, लाइए भैया शुरुआत करिए जरा। पहले हम एसआईटी चीफ से, क्योंकि एसआईटी ही जांच कर रही है ना, तो इनको देखना समझना भी जरूरी है। ये मैं भारत समाचार का ट्वीट ला रहा हूं और ताजा मामला है। बिग ब्रेकिंग अयोध्या। यूपी में सेटेलाइट चैनल, यूपी में अच्छा ये लोग काम करते हैं, तो इसलिए यहां खबर हम लाए। बिग ब्रेकिंग अयोध्या। राम मंदिर में राम धन गबन लूट और चोरी केस में बरामदगी का मिसिंग हिसाब। एसआईटी और पुलिस की रिपोर्ट में 1,33,000 से ज्यादा का अंतर हो गया। मतलब आप सोचो, कई दिन जुमा जुमा 4 रोज हुआ, अगर ये रिपोर्ट 6 महीना रख दोगे तो पता चला कि दोनों के हिसाब है गायब। 1,33,000 की रिकवरी में कैसे अंतर हो सकती है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में अब बरामदगी के आंकड़ों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और पुलिस की फर्द बरामदगी में 1,33,507 का अंतर सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के समय अदालत में दाखिल फर्द बरामदगी में, यह अदालत में दाखिल चीज है, 79,85,493, $1121 और कुछ आभूषण व बहुमूल्य वस्तुओं की बरामदगी दिखाई है। वहीं एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट की ओर से पहले हुई बरामदगी 81,19,000 बताई गई है, जिसमें 2,25,000 बाथरूम से मिलने का भी जिक्र है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एसआईटी और पुलिस दोनों एक ही चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच कर रही हैं, तो बरामदगी के आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है? 1,33,000 से ज्यादा की रकम का हिसाब कौन देगा? राम धन गबन लूट और चोरी मामले में पहले से ट्रस्ट काउंसिल व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। अब बरामदगी रिपोर्ट के अंतर ने जांच को और संदिग्ध बना दिया है। बहुत बढ़िया इन्होंने पड़ताल की, बहुत बढ़िया। लेकिन एक पॉइंट अभी आगे हम चर्चा में लाएंगे, ध्यान रखिएगा, और वो टीम भी ध्यान दे चैनल की। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये फर्द अदालत में दाखिल हुआ आंकड़ा है और एसआईटी की रिपोर्ट है। इस आंकड़े के में अंतर होने से ये केस कमजोर हो जाएगा, आगे जिरह में केस खारिज हो जाएगा। ये केस, ये आप ध्यान रखिए, ये मामला सिर्फ जांच संदिग्ध पे मत जाइए, ये खेल इस केस को खराब करने वाला है। जानबूझ के ये किया गया है, ये जानबूझ के गलती की गई है ताकि आरोपियों के वकील को ये बोलने में सुविधा हो और कोर्ट के सामने में एक भ्रम की स्थिति पैदा करे कि साहब बरामदगी के आंकड़े ही दो गलत गलत है। एक आंकड़ा ये कहता है, ये आंकड़ा ये कहता है, यही आंकड़े की विश्वसनीयता पे हम कैसा विश्वास रखें? और यही भ्रम फैला के ये ऑन द बेनिफिट ऑफ डाउट पे ये सारे छूट जाएंगे। लिख लेना आप मेरे से। मैं एग्जैक्टली एक एग्जांपल बता देता हूं। सोनम हत्याकांड इतना जघन्य, जो अभी वो लड़की राजा रघुवंशी और सोनम, उसको कैसे जमानत मिली हाई कोर्ट से? उसको जमानत मिलने का आधार ही यही था कि जो चार्जशीट था उसमें एक धारा गलत हो गई थी। मतलब अब एग्जांपल बताता हूं मैं कि जैसे धारा 153 है, तो 153 के बजाय 351 हो गई, 153 के बजाय 351 हो गए, उतने में जमानत हो गई। यहां तो 1,33,000 अंतर है। समझिएगा खेल राम भक्तों, अभी आएंगे सब आप लोगों को झांसा देने राम भक्तों। और राम भक्त और अंध भक्त का अंतर भी है। बहुत सारे आते हैं कमेंट करने, हिंदू के विरोधी ये सब आ गए, आशीष चित्रांशी हिंदू नहीं है, सनातन द्रोही। अरे तुम लोग पहले तय कर लो, तुम लोग राम को जानते नहीं हो, तुम लोग नरेंद्र मोदी को पहले पहचान लो अच्छे से। आगे चलिए, एसआईटी का भी एक फर्क दिखाए। अब अगला एसआईटी पे ही अगला अभिषेक इस मामले में शुरू से ही अभिषेक उपाध्याय
बहुत पुराने साथी, बहुत पुराने रिपोर्टर हैं, बहुत मतलब और ये बहुत पहले से इस पूरे चंदा चोरी मामले में अभिषेक को क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। पहले एक्सपोजर से वो लगातार नई नई चीजें सामने ला रहे हैं। अभिषेक ने ही, फिर यह अभिषेक के ही सौजन्य से, मैं यहाँ पे पूरा फुल क्रेडिट गोज टू अभिषेक उपाध्याय। हमारे अभिषेक भाई ने ये सुपर एक्सक्लूसिव खुलासा किया है, और वीडियो भी है, ऐसा नहीं है वीडियो है, मैं खाली टेक्स्ट बता रहा हूँ। राम मंदिर एसआईटी से जुड़ा बहुत बड़ा एक्सपोज। राम मंदिर में गबन और फ्रॉड की जांच कर रही एसआईटी के मुखिया चीफ विजय विश्वास पंत पर खुद 420 की एफआईआर दर्ज है। वे खुद फ्रॉड और फोर्जरी की जांच के घेरे में हैं। फ्रॉड और फोर्जरी चीफ टॉप सीक्रेट पर राम मंदिर एसआईटी चीफ के खिलाफ 420 व 465 की एफआईआर की कॉपी दिखा रही है। एफआईआर की कॉपी दिखाई है 420 465। साथ में शिकायतकर्ता भी लाइव आया, कोर्ट का ऑर्डर भी है, और पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को रद्द करने वाला दस्तावेज भी। मतलब एफआईआर लगी वो भी रद्द हुआ है। एफआईआर में कमीशन खोरी की खातिर सरकारी दस्तावेजों में फ्लूट लगाकर फ्रॉड करने के संगीन आरोप का जिक्र है। सवाल वही जो खुद 420 की जांच के घेरे में है, वो क्या करेगा राम मंदिर में हुए फ्रॉड की जांच, जिसके ऊपर खुद 420 की धारा में चार्जशीट की तलवार लटकी हुई है, वो जांच कर रहा है 420 का ही मामला, मतलब फ्रॉड का ही। वो क्या जांच करेगा? अब हटा दीजिए, मैं पहले एक सवाल के लिए भले छोटा 2 मिनट के लिए यहीं पर रुकूंगा। एसआईटी पूरी तरह एक्सपोज हो गई, छोड़िए ट्रस्ट तो बाद में। एसआईटी का चीफ जो खुद फ्रॉड का, जिस पर आरोप है, वो फ्रॉड का जांच कर रहा है। इससे बेहतर कौन सा मुजाहिरा हो सकता है योगी आदित्यनाथ का? इस केस में तो पहले पहले दिन से इसमें फॉल्ट है। पहले दिन से फॉल्ट है कि सोशल मीडिया पे आई हुई खबरें और इंटरव्यू को देखते हुए बिना एफआईआर के एसआईटी नियुक्त की। इतनी जल्दीबाजी क्या थी योगी सरकार को एसआईटी नियुक्त करने की? एफआईआर ही दर्ज होने देते। उन्होंने एसआईटी नियुक्त की। एसआईटी नियुक्ति में कैसे लोग दाए, अभिषेक उपाध्याय ने अब सारा डिटेल दिया है। ये चुने हुए लोग हैं एसआईटी में लाए गए, क्योंकि इन्हीं से एसआईटी में रफा दफा, मतलब कुछ मामला किसको बचाना किसको अंदर करवाना, ये सब है। एसआईटी ने काम चालू करने दिया, अपने छापे मारे, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज करने के लिए गोपाल रावी शायद गए थे, वो एप्लीकेशन लेके गए थे और तुरंत एफआईआर दर्ज हो गई। और ये गए दुबे थे, हमारे, ये गए थे, ये हाँ जो बने हैं अब चंपत राय की जगह पे जो कृष्ण मोहन हाँ, बने हैं, चंपत ये राय की गए थे। जगह जो दूसरे बने हैं चंपत राय 2, ये गए थे। और इसके पहले हमारे दुबे जी बेचारे 1 साल पहले से एप्लीकेशन देके बैठे थे, उसको किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज करने के बाद लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद न्यायिक हिरासत दी, पुलिस कस्टडी भी नहीं मांगी। एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के आगे श्री श्री लिखा गया, श्री टिन्नू यादव जी, पितक नाम अज्ञात। आगे परम परम पूज्य पूजनीय प्रातः स्मरणीय ये नहीं लिखा। यही बड़ी बात है। तो ये पहले दिन से, पहले झटके से, जब एसआईटी नियुक्त की तभी कईयों ने कहा कि एसआईटी जो नियुक्त की है ये लिपापोती का मामला है, लिपापोती के लिए एसआईटी नियुक्त की। कई लोग कह रहे थे, लोग उसमें राजनीति ढूंढ रहे थे। अखिलेश ने जब बोला कि एसआईटी क्या है, लिपापोती करने के लिए है, तो वो अखिलेश को राजनीति कर रहे थे कि तुमने गोलियां चलाई, तुमको क्या बोलने का अधिकार है? क्यों? तुम रामलला को बेच रहे हो, तुमको बोलने का अधिकार है। रामलला का चंदा चोरी करी गए, तुमको बोलने का अधिकार है। जमीनों में पैसा खाया, तुमको बोलने का अधिकार है। मंदिर में कमीशन खाया, तुमको बोलने का अधिकार है। राम जी के नाम से तमाम फ्रॉड करो और अधिकार भी तुम ही रखो। जिसने गोलियां चलाई उसको ट्रस्ट में ले आओ और फिर बोलो अखिलेश को कि तुम्हें बोलने का अधिकार क्या है। एसआईटी की नियुक्ति ही अपने आप में गलत थी। यहां किसी रिटायर्ड होनहार जज का, दवे जी को लाते, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, उनको लाते कि तुम आ जाओ जरा दवे जी का अध्यक्षता में करो, तो ये तमाम फ्रॉड जो है सब नप जाते एक लाइन से। लेकिन हुआ क्या? अब एसआईटी की जो बरामदगी थी उसमें फ्लॉ है। ये
ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये जो मुजरिम पकड़े गए, तथाकथित मुजरिम मैं बोलता हूं क्योंकि वो तो बेचारे प्यादे हैं, मास्टरमाइंड तो अभी बाहर घूम रहे हैं और ये मास्टरमाइंड पे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि मास्टरमाइंड के पास मास्टर चाबी है। यदि उसने वो मास्टर चाबी खोल दी तो इस भ्रष्टाचार की ऐसी दलदल खुलेगी जिसमें नागपुर भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। इसलिए चोरी तो पकड़ी गई, अब इस चोरी से तो आप नकार नहीं सकते, इसलिए जस्टिफाई करना चालू है, चोरी को जस्टिफाई करना। हिंदू ने चंदा दिया था, हिंदू ने चोरी किया, बाकी लोगों का प्रॉब्लम है। वाह, अनुपम खेर, पता नहीं ये लेक्चरर रहे हैं नाटक कंपनी में, नाटक ही करे ना भैया। अरे छोड़िए बाकी चीजों में पता नहीं होता तो मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। अनुपम खेर ने क्या बोला, अभी मैंने उनका डिटेल सुना। हाँ। वो बोलते हैं कि अरे घर में चोरी हो गई तो घर बदनाम करके, अरे घर में बेटे ने चोरी की तो बाप जूता मारेगा बेटे को। नहीं ये घर में चोरी नहीं हुई है, घर में घर वालों के अंदर, घर में ही जो लोग बैठे थे उन्होंने चोरी की है, भाऊ विश्वास तोड़ा है। अनुपम खेर को मैंने कल दिखा दिया, पता नहीं क्यों लोग नहीं इस पर ध्यान दिए। अनुपम खेर को तो उतना ही बयान पे ऐसा दौड़ा लो कि 5 दिन मुंह न दिखा हुआ। इसको हाँ, यही नहीं पता है कि राम त्रेता में पैदा हुए थे कि द्वापर में। आप उसको ध्यान से सुनिए। हाँ, उसने बोला ना कि द्वापर है, वो ये है, द्वापर युग के राम है। अरे तुमको अरे इसने अच्छा हुआ द्वापर बोला, द्वारपाल नहीं बोला। द्वारपाल युग में राम पैदा हो गए थे, ये तो उतना भी बोला तो उसने ऐसा नहीं किया। द्वापर और सतयुग तो मालूम है, भले ही वो युग आपस में बदल दिए इस आदमी ने, लेकिन इन मूर्खों को ये जस्टिफाई करते हैं। ये आए चोरी को जस्टिफाई करने। जब इनके घर में इनका बेटा ही चोरी करके जाएगा तब हम उनके पूछेंगे, ये बेटे को डांटेंगे या बोलेंगे घर में चोरी हो गई, उसमें क्या हुआ, बेटे ने की तो। ये घर में चोरी हुई है, विश्वास की चोरी हुई है, विश्वास पर डकैती हुई है। इस देश के चाटुकारों के ब्रिगेड का ये सब शिरोमणि है, इन सब का नाम। हाँ, हाँ। और इससे हमको परवाह भी नहीं कि आन हानि मान हानि में चला जाए, जहां जाना चला जाए, इसका मान है। इनका मान क्या, अरे इनका मान क्या, इन चाटुकारों का जो मान हानि होगी ये 10 बार झेल लेंगे। हु इज अनुपम खेर, ये आकर के ज्ञान देगा। ये नेता है, पत्रकार है, क्या है ये, पुजारी है, साधु है, संत है, क्या है ये, आकर उद्यम ज्ञान देगा। और ये माइक लगा के पत्रकार होता तो उसी माइक से दौड़ा देता इसको। ये क्या राम भक्ति की बात करेंगे? राम एक पत्नी था, ये राम है, राम का नाम लेने की औकात है इनकी? निजी लाइफ में झांक के देखिए आप। बेशरम योगी के राज्य में जाकर के ये भोंपू बजा रहे हैं मोदी का। ये कुल मिलाकर यही है इन सब का आपस में। ये सब मोदी भक्त हैं। ये राम क्या जाना है, ये राम जानते हैं? बेशरम, पैसा अकंठ भरा हुआ है तो दलाली कर रहे हैं सब सत्ता की। सत्ता की दलाली है, सत्तक दलाल। घरवाली को सांसद का टिकट क्या दे दिया, ये बिल्कुल बिक गए टोटल। अरे बिको तुम, हम नहीं कहते बिको, हम आप कहते कि विचारधारा आप अपनी किसी भी राजनीतिक धारा की करो, लेकिन राम मंदिर की चोरी को जस्टिफाई मत करो कि मंदिर में चोरी होगी तो मंदिर क्यों बदनाम। अरे मंदिर में मंदिर वालों ने चोरी की इसलिए बदनाम है, बाहर के लोगों ने नहीं डकैती की। कि चंपत राय सो रहे थे, उनके ऊपर गोली तान के किसी ने चोरी कर दी। अरे भाऊ, उसमें भी कोई राम को थोड़ा चोर कह रहा है, चंपत को चोर कह रहे हैं लोग ना, गोपाल राव चोर कह रहे हैं, अनिल मिश्रा चोर कह रहे हैं। इनके लिए तो चंपत राय ही राम है, अनुपम खेर के लिए चंपत राय, गोपाल राव, ये सब राम है। मिश्रा जी ये राम है। ये बेशरम है। इन बेशरमों कुछ नहीं, इन सबके पास कुछ है। इस देश का सिस्टम मोदी ने साथ कर दिया है तो मौज मार रहे हैं सब, ये मौज मार रहे हैं। अब आगे चलिए, जरा संजय सिंह को सुनाइए। अभी असली खबर तो बची है, अभी देखिए आगे। कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि राम भक्तों पे जो गोली चला रहे हैं वही जो है विरोध कर रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महिपाल सिंह जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस में लंबे समय तक रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि चढ़ावे में चोरी हुई है और हमने जानकारी चंपत राय और गोपाल राय को दी थी, क्या उन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी?
दीनानाथ वर्मा जो कह रहा है 40% कमीशन अनिल मिश्रा लेते थे मंदिर के निर्माण कार्य में, क्या उसने राम भक्तों की गोलियां चलवाई थी? विनय कटियार, महंत धर्मदास जी, स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी जो ये कह रहे हैं कि वहां चोरी और भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या इन लोगों ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी? डॉक्टर रजनीश सिंह, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मीडिया प्रभारी, उसने चिट्ठी लिखी है, उसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी। किसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी? जिसने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी उनमें से एक शख्स निपेंद्र मिश्रा जी इस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। उनका नाम तो नहीं लेते योगी जी, उनका विरोध भी नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए ये बयान सुन के ऐसा लगता है कि वो इस पूरे चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे पर्दा डालना चाहते हैं। जमीनों के नाम पे करोड़ों का घोटाला हुआ है, मैंने एसआईटी को दस्तावेज दिए, आज तक क्या कार्रवाई हुई मुझे नहीं पता। 13 दस्तावेज और मेरे पास है, मैंने समय मांगा है, समय मिल जाएगा, फिर से जाके सारे दस्तावेज दे दूंगा। इसके अलावा वहां पर चढ़ावे में चोरी, 40 दिन में 72 बार चोरी के सीसीटीवी फुटेज आए हैं। तो आखिर 1500 दिन की जांच क्यों नहीं हो रही है? पिछले 5-6 साल से चोरी चल रही है, तो उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है गंभीरता से? इसके अलावा वहां निर्माण कार्य में 40% कमीशन, तो हर तरीके से तो भ्रष्टाचार किया गया है। अभी आज मैं अखबारों की खबरें देख रहा था, कई आयोजनों में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए गए। ये लोगों की निजी संपत्ति है। ये करोड़ों राम भक्तों ने बहुत ही आस्था के साथ मंदिर में चंदा दिया है। पूरा अलग अलग आया है, हवाई यात्रा, इसका खर्चा, मीडिया को कितना विज्ञापन 30 दिया, करोड़ रुपए टेंट के लिए, 30 हाँ। करोड़ 35 करोड़ रुपए टेंट के लिए, 300 करोड़ रुपए तुम्हारा प्राण प्रतिष्ठा के लिए। जिस टेंट हाउस वाले 35 करोड़ का टेंट का काम मिल गया, उसके बाद तो उसको कहीं टेंट ही नहीं लगाना है। हाँ, अरे उनके पास ये क्या सब- क्या होगा, बेचारे को मिला होगा जितना मिलना है, बाकी तो ये सब उठा के लाए होंगे उसके यहाँ। सब गुजरात गया। ये सब जो है इन्होंने, अभी देखिए इसीलिए तो ये डर रहे हैं। अगले हेडलाइन पे आओ भाई, इसीलिए डर रहे हैं। ये डर क्यों रहे हैं? और क्यों इसके गुप्त बाद मीटिंग हो रही जो है? अभी संजय सिंह ने कहा, आशीष जी, हम्म, कि जिसने गोलियां चलाई वो ट्रस्ट पे है, उस गोलियां चलाने वाले सेक्रेटरी होम का इंटरव्यू है गोलियां चलने के बाद एक टीवी को दिया हुआ। उनने कहा कि क्या आपको इंस्ट्रक्शन चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आए थे? बोला नहीं। क्लिप है हमारे पास। हाँ, अपने पास क्लिप है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए हमने ये डिसीजन लिया था। हाँ, तो मुलायम सिंह मुलायम का सिंह कोई कहां लेना से देना इस पे नहीं। दोषी हो गए? और यदि यही मुलायम सिंह डर- दोषी है तो मुलायम सिंह को गोलियां चलाने के लिए आपने पद्म विभूषण दिया है। नहीं नहीं भाऊ, ये सब छोड़िए। आज नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव, अयोध्या राम मंदिर निर्माण का चीफ, और गोली चलाते वक्त होम सेक्रेटरी नृपेंद्र हाँ। मिश्रा ये खुद अपनी जुबान से कैमरे पर गवाही दिया कहता है। कि मुलायम सिंह ने नहीं दिया था आदेश। तो मुलायम सिंह तो वैसे ही फ्रेम से बाहर हो गए। ये इतने झूठे हैं ना, ये 4 आदमी का झुंड लेके बार बार मुलायम सिंह गोली, मुलायम सिंह गोली, मुलायम सिंह गोली, और नृपेंद्र मिश्रा गोदी में बैठे। बेशरम है सब। हेडलाइन लो, हेडलाइन अभी देखिए, इसी में खुल जाएगा इनका सारा, कल ही इनकी खुल जाएगी। अयोध्या में कुछ बड़ा होने वाला है। चंपत राय के लेटर से खलबली, पदाधिकारियों की बैठकों का दौर तेज। आगे चलिए। मुझे ट्रस्ट से नहीं हटाया गया, गोविंद देवगिरी से मिलकर निकले गोपाल राव का जवाब। वो कह रहा है कि मुझे हटाया नहीं गया है, कहा गया है कि अभी कुछ दिन बैठो। देखिए सब अपने पोल खोलेंगे। चंपत राय ने फोड़ा लेटर बम, अनिल मिश्रा तो फंसे ही, एसबीआई बैंक के मैनेजर गोविंद मिश्रा को भी लपेटा। आगे चलिए। अब जो चिट्ठी में क्या है मैं बताता हूं, इसमें लाओ। अव्यवस्था के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार, एसआईटी को लिखे पत्र में चंपत राय ने किन किन बातों का जिक्र किया। अब यहाँ पे एक ही लाइन, पहली लाइन में ही क्लियर हो गया, अव्यवस्था के लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार। आगे चलिए। अनिल मिश्रा, चंपत राय और जो है गोपाल राव, ये इतनी जबरदस्त तिकड़ी थी। अब अगर एक दूसरे पोल खोल रहे हैं, देखिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय द्वारा पत्र जारी किए जाने से ट्रस्ट में खलबली मची है। नए और पुराने पदाधिकारियों के बीच मेल मुलाकात और बैठकों का दौर तेज हो गया है। पदाधिकारी पत्र से हुए नुकसान की भरपाई में जुट गए हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में निवास कर रहे चंपत राय से मुलाकात करने के लिए
ट्रस्ट के नए महासचिव कृष्ण मोहन और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पहुंचे। इसके कुछ घंटे बाद प्रसिद्ध साहित्यकार और लेखक यतीन्द्र मोहन मिश्र और बड़ा भक्तमाल के पीठाधीश्वर महंत अवधेश दास, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण, श्री राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास, मतलब जितना संघी फौज था सबको भेजा गया, जाओ भाई जाओ जल्दी से। और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य गोपाल राव कोषाध्यक्ष से मिलने पहुंचे। ये सब मीटिंग शुरू हो गया। प्रमुख साधु संत और पूर्व सदस्य की बातचीत लगभग 1 घंटे से अधिक तक चली। बाहर निकलने के बाद महंतों ने एक लाइन में बताया कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। इसमें बाकी खलबली के साथ ये भी ध्यान रखिए, गोविंद गिरी कहाँ मिलने गए उससे? तीर्थ क्षेत्र में निवास कर रहे चंपत राय से मिलने गए। जब वो तीर्थ से निकाल दिए गए, इस्तीफा दे दिया, तो वो इस वहां निवास कैसे कर रहे हैं? ये सब इन सब का मिला जुला गेम समझिए। जो निकाल दिया गया वहां निवास कैसे कर रहा है? उसका तो वैसे ही झोला उठा करना चाहिए, जाओ भैया धर्मशाला खोजो तुम। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों के बीच आपस में ही दूरियां बढ़ गई हैं। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। महासचिव पद से चंपत राय को निकाले जाने के बाद से वह काफी नाराज हैं। उन्हें लगता है कि बुरे समय में उनका साथ सभी ने छोड़ दिया है। मंगलवार को पत्र जारी करने के साथ उन्होंने रामायण का श्लोक लिखकर इस बात को समाज में सार्वजनिक भी किया। पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी पीड़ा भी व्यक्त की। अब दूसरा पत्र उनके द्वारा जारी न किया जाए, इसे रोकने की कवायद शुरू हो गई है। तीर्थ क्षेत्र पुरम में मुलाकात के निहितार्थ इसी रूप में तलाशे जा रहे हैं। आगे चलिए। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से मंगलवार की देर शाम और बुधवार की सुबह संघ और विश्व हिंदू परिषद के कुछ शीर्ष पदाधिकारियों ने भी फोन पर बात की है और उन्हें कुछ दिन शांत रहने के साथ सब ठीक करने की बात कही है। कुछ देर चुप रहो, सब ठीक कर देंगे, फिर से आप ही के हाथ में सब आएगा। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी ने वैदेही भवन में के बंद कमरे में 1 घंटे से अधिक 3 मंदिर के महंतों से बातचीत की। बाहर निकलने के बाद श्री वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले समय में बड़ा परिवर्तन होगा जिसकी चारों ओर सराहना होगी। बड़ा भक्तमाल मंदिर के महंत अवधेश दास ने बताया कि राम मंदिर की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, इस विषय पर बैठक थी। आगे चलिए, आगे चलिए। जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण ने बताया कि कोषाध्यक्ष से कहा गया है कि ट्रस्ट में संतों का भी नेतृत्व रहे, इस पर विचार जरूरी है क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी संतों ने आंदोलन में सहभागिता दिखाई है। अभी तक ट्रस्ट द्वारा संतों की जो उपेक्षा हुई है उसी का फल सामने प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया ट्रस्ट के लोग भी यह मान रहे हैं। और आगे चलिए, और आगे चलिए। ट्रस्ट की बैठक 22 जुलाई को प्रस्तावित है। इससे पहले संतों की एक बड़ी बैठक होने की सूचना मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद संतों से संपर्क करने में जुट गए हैं। बैठक में 500 से अधिक संतों महंतों की सहभागिता दिख सकती है। बैठक का मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि चढ़ावा चोरी मामले में हिंदू समाज में जो भी नकारात्मकता फैली है उसे कैसे दूर किया जाए। अब यहाँ जो नहीं आपको दिखा रहे मैं वो बता दूं कैसे दूर करने को उपाय है। इसमें कहा गया है कि सभी संत महंत अपने अपने शिष्यों को बताएंगे कि इसमें ट्रस्ट का, चोरी में ट्रस्ट का कोई रोल नहीं है, या ट्रस्ट ने ही इस चोरी को खोला है और उसी ने FIR करवाई है, ये बताया जाए। अब जरा 2 और पन्ना है वो दिखा दे ताकि भाव पास चले तो डिटेल में। दरअसल चिट्ठी में क्या हुआ विस्फोट शॉर्ट में बताएंगे। इसमें जो है SIT को लिखा कथित पत्र वायरल हुआ चंपत राय का। पत्र में चंपत राय ने दान की गिनती को लेकर बनाए गए दिशा निर्देशों पर अपने हस्ताक्षर होने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि अनिल मिश्रा और बैंक ने दान के रुपयों की गिनती के तरीके तय किए थे। पिछले साल फरवरी में बनी इस SOP की उन्हें जानकारी पिछले महीने हुई है, मतलब 14 महीने बाद उनको जानकारी हुई। आगे चलिए, आगे चलिए। ये अनिल मिश्रा मतलब एक दूसरे को नग्न करना, मैं कहा था ना, यही नग्न करना है। चंपत राय के कथित पत्र में लिखा है कि गणना प्रक्रिया के संबंध में SIT के दस्तावेजों में एक कागज है। यह 6 फरवरी 2025 को गणना प्रक्रिया के लिए निर्धारित SOP है। इस पर न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या शाखा के मुख्य प्रबंधक गोविंद मिश्र के हस्ताक्षर हैं। इसमें लिखा है कि इसकी प्रतिलिपि महासचिव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भेजी गई। मुझे तो इस पत्र की जानकारी 13 जून 2026 को अपने अकाउंट
ऑफिस से हुई। इस पत्र से मैं सहमत नहीं हूं, इसे अस्वीकार करता हूं। 6 फरवरी 2025 को एसओपी बनी, साइन हुआ, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 16.5 महीना बाद, 16.5 महीने बाद 7 जून को ये चोरी पकड़ी गई। 13 जून को बेचारे चंपत राय को पता चला कि ये चिट्ठी, इसकी प्रतिलिपि मेरे पास आई है। मतलब उसी अयोध्या, हम उसी ट्रस्ट में दिन भर बैठे रहते थे सर, वहां प्रतिलिपि इनको 16 महीने बाद मिली। ये इतने बिजी रहते थे कि लक्ष्मी नारायण जैसे केंद्रीय गृह मंत्री रिटायर्ड को 4-4 घंटे बिठा के रखते थे बाहर। हाँ। इतने बिजी रहते थे। इनका पास काम क्या था? आसाराम बापू का स्वागत करना व्याभिचारियों का। कहते कि अनिल मिश्रा ने किया। क्यों आपको ये भी नहीं पता? आप जनरल सेक्रेटरी थे, आपने इतने सालों में एक बार भी नहीं पूछा कि ये चंदा कहां बैंक में जमा होता है, कैसी इसकी गिनती होती है? कोई जरूरत नहीं समझी आपने। तो आप महामंत्री बैठे क्यों बैठे थे वहां पे? किस लिए जनरल सेक्रेटरी बने हुए थे? दायित्व से भाग रहे हो, मेरे पास नहीं, वो तो उसने किया, वो तो उसने किया। ये ठिकरा फोड़ रहे हो एक दूसरे पे। भाऊ, अनिल मिश्रा और चंपत राय पे तो अब तत्काल एफआईआर हो जानी चाहिए इस चिट्ठी के आधार पे। दोनों पे चंपत तुरंत राय अपना एफआईआर होनी काम ढंग चाहिए। से नहीं किया और अनिल मिश्रा ने फ्रॉड किया चंपत राय के फ्रॉड साथ। किया है। हाँ। चंपत राय को भेजा ही नहीं पत्र, वो बोलता है मैंने पत्र भेजा। हाँ। और ये चंपत राय और ये दोनों मित्र थे, ये तिकड़ी थी। सही कह रहे थे आप। इनका काम क्या था फिर? चंपत राय बताए कि उन्होंने क्या क्या किया। चलो इतने दिन क्या किया सुबह से लेकर शाम तक? चंदा गिनना, चंदा जमा होना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आज इतने सालों से राम मंदिर में कुछ भी चंदा नहीं इकट्ठा हुआ जितना चंदा राम मंदिर में साल भर में इकट्ठा होता होगा, एक महीने में तिरुपति बालाजी में चलता है। लेकिन तिरुपति बालाजी में कभी कोई खबर ऐसी कि चंदे में घोटाला हुआ, चंदा चोरी हुआ भगवान का? कोई खबर? यहां क्यों नहीं? यहां कैसी होती है खबर? वहां जब पैसा गिना जाता है हुंडियों का, तो भाविकों में से 3 लोगों को बिठाया जाता है अंदर, मशीनों से गिना जाता है, सीसीटीवी फुटेज होता है। या तो विनय कटियार मंदिर गए तो पूछते किसको पूछ के आए? सब कुछ कॉन्फिडेंशियल चल रहा था। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, गपागप खा रहे थे। सब पाप में हिस्सेदार है। अब एक दूसरे पे ढोल रहे, मेरा हस्ताक्षर नहीं है। क्यों आपने अध्यक्ष के पहले मीटिंग में हस्ताक्षर का अधिकार किसी और को दिलवाए? ट्रस्ट के अध्यक्ष को। आप इतने बिजी थे कि आपको भेजे हुए पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और 13 तारीख को आपको पत्र मिला तो आपने क्यों नहीं उसके ऊपर तुरंत रिएक्शन दिया? आपने क्यों नहीं बोल के डाटा कि भैया ये 13 तारीख को पत्र कैसे दे रहे हो मुझे, 1 साल इसका एसओपी हो गया। आज ये चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया तो सब पोल खुल रही है। मैंने भी नहीं। मैं मानता ही नहीं कि उनको मालूम नहीं होगा कि मंदिर में चंदा कैसा इकट्ठा होकर स्टेट बैंक जाता होगा। अच्छा, फूट हर पड़ गई कि जगह नहीं मोदी की टीम में? मोदी की टीम में फूट का इससे बड़ा सबूत कोई है? अब तो भाई देखिए, ये हूल देने वाली बात है। हाँ। आपको याद होगा एक बंजारा आईपीएस ऑफिसर था, आशीष जी, हाँ, एनकाउंटर, हाँ, वो जेल में था। उसने जेल से एक चिट्ठी लिखी थी बाहर, बस एक चिट्ठी लिखी उन्होंने बाहर। उसके बाद तुरंत उनकी जमानत भी हो गई, वो सेटल भी हो गए, और वो बिल्कुल तांडव करते हैं इनके दोनों के सीने पे। इतने राज के राजदार हैं। व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे कहा एक चैनल के प्रोग्राम में, जब उनके ऊपर प्रोग्राम किया था कि हम भी गए थे, अहमदाबाद की बात है ये। उन्होंने कहा कि एक ही पत्र से काम हो गया। उन्हें पता है मैंने मुंह खोला तो क्या होगा। यही चंपत राय ने एक पत्र देके आज अपना एंगल दिखा दिया। ये चंपत राय को बिल्कुल सेटल करेंगे। और आपने सही कहा, ये जो साधु महाराज अब इकट्ठा होंगे
ये वही लाइन लेंगे कि चोरी हुई। जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान कहते थे, जब बहुत बड़ा घोटाला हुआ, कई लोग मारे गए मध्य प्रदेश में, बोले भैया एफआईआर मैंने करवाई, मुझे लोग दोषी ठहराते हैं। एफआईआर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? एफआईआर मंदिर को ही करनी होगी कि मंदिर में चोरी हो गई, ऐसा नहीं किए। एफआईआर कब हुई? सोशल मीडिया में बोलने के बाद, एसआईटी नियुक्त होने के बाद। एसआईटी के पहले एफआईआर क्यों नहीं की? जब ठेकेदार ने बोला 40% के ऊपर, 40-40, 50-50% के ऊपर माल लिया जा रहा है, तब क्यों नहीं आपने बिल चेक किए? सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। चंपत राय ने कहा कि सारी व्यवस्था जिम्मेदार अनिल मिश्रा हैं, और अनिल मिश्रा ने दस्तखत करके एसओपी बदली, मेरी जानकारी के बगैर बदली। अनिल मिश्रा पर एफआईआर करो और जेल में डालो तत्काल। अभी अनिल मिश्रा खोलेगा बाकी सबकी पोल, तब डालो। लेकिन ये नहीं डालेंगे, इस चिट्ठी पर ये चले गए पैर दबाने बोल रहा है कि अनिल, अब तो जनरल सेक्रेटरी बोल रहा है कि अनिल मिश्रा जिम्मेदार है। हाँ, ये तत्काल चिट्ठी पे एफआईआर, इनको ट्रस्ट को बोलना चाहिए था, गोविंद देव को, कि अब तो चंपत राय जी ने बयान दे दिया है, चंपत राय जी के बयान के आधार पर अनिल मिश्रा को उठाओ, गिरफ्तार करो। ये चले गए पैर दबाने। चंपत जी नहीं बोलो, नहीं तो सब एक दूसरे की धोती खोल देंगे। आप शुरू करोगे, सब फिर होड़ लग जाएगी, और मेरी भी लुंगी खुल जाएगी उसमें। हाँ, सबकी खुलेगी। फिर मनाने चले गए। पुलिस इसलिए नहीं करेगी अनिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए चंपत राय की चिट्ठी मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। एसआईटी ने तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि किंगपिन मिल गया, कौन चोरी कर रहा था। हाँ, जिसने ट्रस्ट के महामंत्री को अधेरे में रखा। एसओपी बदली गई तब ना चोरी हुई, एसओपी नहीं बदली जाती तो चोरी नहीं होती। हम तो ये कहेंगे बिल्कुल, चंपत राय के साथ है हम। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये कर देंगे तो सब बारी बारी जाएंगे, सब बारी बारी नागपुर तक जाएगा कनेक्शन। और मैं आपको खबर अभी भेजता हूं, उस खबर की पड़ताल भी हम लोग करेंगे। कर्नाटक से बहुत विस्फोटक जो खुलासा है, जिसको हमने कल कर भी दिया चैनल पर उस खुलासे, लेकिन उसके पीछे जाना होगा, क्योंकि उसमें जिस एक्टिविस्ट ने लेटर लिखा है, एसआईटी को लिखा है लेटर, उसने बताया है कि मैं सारी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं। एसआईटी बुलाएगी नहीं उसको, तो हम ही लोग बताएंगे सब। क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी निभाएंगे। इजाजत दीजिए अभी। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।